स्टूडेंट्स, व्यक्ति काम क्यों करता है? यस अर्चना, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए। मैम, पैसे के लिए काम करता है। रोटी, कपड़े और मकान के लिए। बहुत बहुत अच्छे अर्चना। जैसे कि अर्चना ने बताया, व्यक्ति जो है पैसे के लिए काम करता है, तो वेरी गुड। जो व्यक्ति काम करता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसे पूरा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यक्ति जो है काम करता है। स्टूडेंट्स, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है, किस माध्यम से करता है? या शुभम? बहुत अच्छे। शुभम ने जैसे कि बताया, व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो धन के माध्यम से कर सकता है। स्टूडेंट्स, धन को हम अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? यस विनय? बहुत अच्छे। जैसे कि विनय ने बताया कि हम धन को अर्थशास्त्र की भाषा में मनी या मुद्रा कह सकते हैं। छात्रों, धन, मुद्रा तथा जो भी संपत्ति होती है हमारे पास, वो किसके अंतर्गत आती है? बहुत अच्छे। धन, मुद्रा तथा संपत्ति जो है वो पूंजी के अंतर्गत आती है। तो छात्रों, आज हम पूंजी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, मैं आपको पहले पूंजी तथा अर्थ की परिभाषा के बारे में बताऊंगी तथा उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। स्टूडेंट, छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर पैसे कहाँ जमा करते हैं? यह अर्चना बताइए। जो छोटे बच्चे हैं वो पैसे अपने कहाँ जमा करते हैं? मैम, छोटे बच्चे अपने गुल्लक में, मिट्टी वाले गुल्लक में जमा करते हैं। बहुत अच्छे अर्चना। जैसे अर्चना ने बताया, जो छोटे बच्चे हैं वो पैसे जो हैं वो गुल्लक में जमा करते हैं। वेरी गुड। पैसे को हम वाणिज्य की भाषा में क्या कहते हैं? यस विनय? बहुत अच्छे। जैसे कि विनय ने बताया कि पैसे को हम वाणिज्य की भाषा में मुद्रा या धन कहते हैं। तो छात्रों, आज हम पूंजी का अर्थ तथा परिभाषा के विषय में समझेंगे। पूंजी का अर्थ, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रकृति के समस्त निःशुल्क उपहारों के अतिरिक्त वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है वो पूंजी कहलाती है। पूंजी की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि जो प्रोफेसर मार्शल हैं उनके अनुसार एक परिभाषा दी गई है। साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का अर्थ मुद्रा, धन तथा संपत्ति से लगाया जाता है। हमारे पास जो भी धन, संपत्ति तथा जो भी हमारे घर में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं वो सभी पूंजी के अंतर्गत आ जाती हैं। छात्रों, अगर किसी को परिभाषा तथा अर्थ में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। पूंजी का वर्गीकरण। यहाँ पे हम पूंजी का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, जैसे पूंजी कितने प्रकार की होती है तथा पूंजी को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। छात्रों, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगी। व्यक्ति को कोई भी वस्तु खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यह अर्चना बताइए। यदि आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मैम, कोई भी वस्तु खरीदनी है तो पैसे की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे अर्चना। यदि हमें कोई भी वस्तु खरीदनी होती है तो हमें सबसे आवश्यक है धन। अगर धन नहीं होगा तो हम वो वस्तु नहीं खरीद सकते। छात्रों, व्यक्ति को धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? यस विनय बताइए। बहुत अच्छे। अर्चना, आप भी बताइए, व्यक्ति को धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है?
मैम व्यक्ति को धन कमाने के लिए काम करना पड़ता है, बहुत अच्छा कोशिश की नौकरी करना अर्चना। पड़ता है। जैसा कि अर्चना ने बताया, व्यक्ति को धन कमाने के लिए काम करना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे उसे अपने जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है, और उसके लिए व्यक्ति को कोई भी नौकरी या व्यवसाय करना पड़ता है, उसी के माध्यम से वो धन कमा सकता है। छात्रों, अब हम पूंजी के वर्गीकरण के विषय में समझेंगे। पूंजी को कितने भागों में विभक्त किया गया है। पूंजी का वर्गीकरण, सबसे पहले आता है आपका चल तथा अचल पूंजी। हम चल तथा अचल पूंजी के विषय में समझेंगे। चल पूंजी क्या होता है तथा अचल पूंजी क्या होता है। वह पूंजी जो स्थायी होती है वह अचल पूंजी कहलाती है, एवं जिसका उत्पादन में उपयोग संभव होता है। इसका जो जीवन होता है वो दीर्घ जीवन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, कोई भवन हो गया, या कोई मशीन हो गई, या आप यातायात के साधन भी इसमें ले सकते हैं। औजार, अगर आपके उत्पादन में कोई औजार की आवश्यकता है तो आप वो भी इसमें ले सकते हैं। ये सब हमारी अचल पूंजी में आ सकती है, और इनका जो है दीर्घ जीवन होता है, ये लंबे समय के लिए चलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति एक बार घर बनवा लेता है तो वो घर बहुत लंबे समय के लिए चल जाता है। इस प्रकार से हमने अचल पूंजी के विषय में समझा। अब चल पूंजी क्या होता है। चल पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जिस पूंजी की उपयोगिता एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाती है। जैसा कि आप उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला। आप कोयले के विषय में, कोयला भी हमारा चल पूंजी में आ जाता है। खाद, आपकी फसल उगाने के लिए जो बीज होते हैं, पेड़ पौधे उगाने वाले बीज, ये सब चल पूंजी में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका एक बार उपयोग करने के बाद आप दूसरी बार इनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे एक बार आपने कोयले का प्रयोग कोई भी यूज़ में, बहुत से लोग खाना बनाने में भी गाँव में यूज़ करते हैं, तो एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा उसी कोयले को यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पेट्रोल का यूज़ एक बार होने के बाद हम उसी पेट्रोल को दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो हमारे चल पूंजी में आ जाएँगे। दूसरा प्रकार आता है आपका उत्पादन तथा उपभोग पूंजी। उत्पादन पूंजी क्या होता है। उत्पादन पूंजी वह होती है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में काम में लाई जा सकती है। जैसे कि आपने किसी भी वस्तु का उत्पादन करना शुरू किया है, तो आपको सबसे पहले उस वस्तु से रिलेटेड, उस वस्तु से संबंधित जो भी कच्चा माल है, और वस्तु को बनाने में क्या औजार लगेंगे, क्या मशीनें लगेंगी, वो सभी हमारी उत्पादन पूंजी कहलाती है। तो ये सारी जो कच्चा माल हो गया, वस्तु को बनाने में जो भी औजार या मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी उत्पादन पूंजी में आ जाएंगी। अब हम उपभोग पूंजी के विषय में समझेंगे। उपभोग पूंजी उसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की जो पूर्ति के उपयोग में लाई जाती है। जैसे इसका उपयोग आप उत्पादन में नहीं कर सकते। जैसे आपकी कोई, जैसे आप किसी फर्म में या कहीं भी कोई भी काम होता है, वहाँ पे जितने भी श्रमिक काम करते हैं उनको अलग से जैसे भोजन दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, उनको रहने के लिए बहुत सी जगहों पे घर भी प्रोवाइड किया जाता है, मकान। तो ये सब उपभोग करने वाली वस्तुएं हो गई। जैसे वो लोग जो है वो खाने का उपभोग कर रहे हैं, वस्त्र उन्हें मिल रहे हैं, उसका भी उपभोग हो रहा है, उन्हें रहने के लिए घर मिल रहा है, तो ये सभी उपभोग पूंजी में आ जाएंगी। इसका उपयोग जो है हम उत्पादन में नहीं कर सकते हैं। छात्रों, अगर आपको पहले और दूसरे प्रकार में अगर कोई भी परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तीसरी पूंजी आती है हमारी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक पूंजी। छात्रों, व्यक्तिगत पूंजी क्या होती है। व्यक्तिगत पूंजी वो होती है, व्यक्तिगत पूंजी से हम हमारा तात्पर्य, जैसे आपने अपने लिए कोई भी वस्तु खरीदी, जैसे आपका जो अपना घर हो गया, अगर आप कार खरीदते हैं तो कार जो हो गई वो आपकी व्यक्तिगत यूज़ के लिए, आपकी पर्सनल यूज़ के लिए है, तो ये आपकी व्यक्तिगत पूंजी में आ जाएगी। तो व्यक्तिगत पूंजी से हमारा तात्पर्य उससे है जिस पूंजी पर एक व्यक्ति का विशेष का अधिकार होता है, वे व्यक्तिगत पूंजी कहलाती है। जैसे मकान, कार,
आपने कोई दुकान खरीदी तो उस पे आपका अधिकार है, तो वो व्यक्तिगत पूंजी कहलाती है। सार्वजनिक पूंजी वह पूंजी होती है जिस पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, मंदिर हो गया आपका, और आप सरकारी कार्यालय हो गया, सड़क हो गया। यहाँ पे केवल आपका ही अधिकार नहीं होता है, यहाँ पे सार्वजनिक पूंजी होती है। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, मंदिर में केवल हम ही नहीं जा सकते, मंदिर में कोई भी आ सकता है, तो मंदिर हो गया। सड़क का यूज़ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सड़क हो गई। सरकारी कार्यालय ऑफिस में बहुत सारे व्यक्तियों के काम होते हैं, तो वो लोग आ जाके अपने काम कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक पूंजी के विषय में हमने समझा। हमारा चौथा प्रकार है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को हम देशी तथा विदेशी पूंजी भी कह सकते हैं। ऐसी पूंजी जिसका स्वामित्व देशवासियों के पास व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पे होता है। जैसे कोई भी ऐसी पूंजी है जिसका स्वामित्व हमारे ही देशवासियों के प्रकार पास है, मतलब उसका अधिकार उन्हीं के पास है, तो वो कहलाती है राष्ट्रीय पूंजी या देशी पूंजी। अब वह पूंजी जो विदेशों से आयात की जाती है, जैसे अगर मान लीजिए आपके देश में, हमारे भारत में अगर हमें कोई भी वस्तु ऐसी है जो भारत में नहीं है, हमें कहीं दूसरे देश अमेरिका या कहीं से भी मंगवानी पड़ती है, आयात करनी पड़ती है, तो उसका जो स्वामित्व है वो विदेश के पास हो जाता है। जैसे अगर हमने कोई भी वस्तु अमेरिका से मंगवाई है तो उसका स्वामित्व जो है वो अमेरिका में होगा, भारत में उसका स्वामित्व नहीं कहलाएगा, तो वो हमारी विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कहलाती है। विदेशी पूंजी का जो है स्वामित्व विदेशी नागरिकों के पास ही होता है। छात्रों, अगर इन प्रकारों में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। या अर्चना, आपको कुछ पूछना है? मैम, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी ओके अर्चना। और उत्पादक तथा ओके उपभोग पूंजी। ओके अर्चना, मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि अर्चना ने पूछा उत्पादन तथा उपभोग पूंजी, तो उत्पादन पूंजी अर्चना वो है, जैसे आपने या किसी ने भी कोई भी, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी उत्पादन स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट करना है। जैसे कोई भी अगर आपका वस्तु का बिजनेस है, तो उसमें आपको सबसे पहले उस वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, ठीक है, जिससे आप वो उस वस्तु को तैयार करेंगी। तो हमारे उत्पादन में जो भी हमारे साधन लगते हैं वो हमारी उत्पादन पूंजी होती है। जैसे आप कोई भी वस्तु है, उसके उत्पादन के लिए आप मशीनों के द्वारा उसको बनाओगी, तो वो भी आपकी उत्पादन पूंजी में आ जाएगी। उपभोग पूंजी वो हो जाएगी, जैसे आपकी फर्म में या आपकी कंपनी में बहुत सारे श्रमिक काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपने उनके लिए खाने की व्यवस्था करी है, कपड़ों की व्यवस्था करी है, उनको रहने के लिए हाउस दिया है, तो ये सभी उपभोग पूंजी में आ जाएगा। ठीक है अर्चना? और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी वो हो गई, जैसा कि मैंने बताया, जिसका स्वामित्व अपने ही राष्ट्र में होता है, जो हमारे ही देश में है, उसको हम राष्ट्रीय पूंजी या देशी पूंजी कहते हैं। और अगर हम कोई भी सामान या कोई भी वस्तु बाहर से मंगाते हैं दूसरे देश से, तो वो हमारी विदेशी पूंजी कहलाएगी, उसका स्वामित्व विदेशी नागरिकों के पास होगी, तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी कहलाएगी। कार्यशील पूंजी की अवधारणा, यहाँ पे कुछ जो भी हम डेली बेसिस पे जो भी हमारे उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी लगती है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। यहाँ पे उसकी कुछ अवधारणा के विषय में व्याख्या की गई है। जैसे चालू संपत्तियों के अंतर्गत रोकड़, कच्चा माल, निर्मित माल, देनदार तथा अल्पकालीन विनियोग आदि शामिल है। अब सेकंड पॉइंट है आपका, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारी पूंजी दिन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ उसमें उत्पादन में लगाना पड़ रहा है, तो वो हमारी कार्यशील पूंजी में आ जाती है। कार्यशील पूंजी अल्पकालीन तथा परिवर्तनशील प्रकृति की होती है। परिवर्तनशीलता से तात्पर्य इसके स्वरूप से है जो लगातार बदलता रहता है। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसको भी उत्तर पता होगा वो चैट बॉक्स में आंसर देगा।
साधारण बोलचाल में पूंजी का अर्थ से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छे विनय। जैसे कि विनय ने बताया, साधारण बोलचाल की भाषा में हम पूंजी को मुद्रा कहते हैं। वेरी गुड। साधारण बोलचाल में पूंजी का अर्थ मुद्रा, धन तथा संपत्ति से लिया जा सकता है। पूंजी को हम जो भी मुद्रा या धन है तथा जो भी संपत्ति है उसको हम पूंजी के अंतर्गत ले सकते हैं। छात्रों, पूंजी की परिभाषा बताइए। पूंजी की डेफिनेशंस। बहुत अच्छे शुभम। जैसे कि शुभम ने बताया, प्रकृति के समस्त निःशुल्क साधन के अतिरिक्त वह संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है वह पूंजी कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने ये परिभाषा दी है। प्रकृति के समस्त निःशुल्क उपहारों के अतिरिक्त वह संपत्ति जिससे हमें आय प्राप्त होती है वो पूंजी कहलाती है। छात्रों, पूंजी को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? वेरी गुड शिल्पी। पूंजी को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको पूंजी के 4 प्रकारों के विषय में बताया है। चल तथा अचल पूंजी, उत्पादन तथा उपभोग पूंजी, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक पूंजी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी या देशी तथा विदेशी पूंजी। छात्रों, आप सभी लोग ये शामपट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। क्या सचमा आपने नोट कर लिया? जी मैम। बहुत अच्छे। छात्रों, यहाँ पे कुछ गृह कार्य है जो कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए तथा आपको घर से करके लाना है। पूंजी की परिभाषा लिखिए। आपको पूंजी की परिभाषा लिखनी है, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल ने दी है। प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा भी एक परिभाषा है। ये 2 परिभाषा आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के लाना है। पूंजी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, लिखिए। छात्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको पूंजी के प्रकारों के बारे में बताया है, इसी प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूंजी के प्रकार तथा उसके वर्णन के विषय में लिखकर लाना है। थैंक यू क्लास। मैम,